नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी कि इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है, क्या काम आती है, क्या उसके यूजेज है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है। इमरजेंसी ड्रग में सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले एड्रेनलिन इंजेक्शन। कि जो एड्रेनलिन इंजेक्शन है वो क्या काम आता है। एड्रेनलिन का जो इंजेक्शन है वो एक एफिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है और ये क्या होता है, वेजोप्रेशन का काम भी करता है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये 1/, का जो रेशो होता है वो 1/1000 के सॉल्यूशन में आता है। और अगर हम इसमें कि किस रूट से हम इसको दे सकते हैं तो हम इसको इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं और इंट्रावेनस के थ्रू भी दे सकते हैं आफ्टर डाइल्यूट करने के बाद में। पहले हमें इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। अब इसके जो यूजेज की बात करते हैं तो जैसे सीवियर एलर्जी रिएक्शन हो जाए। अब सीवियर एलर्जी रिएक्शन में जैसे खाने की वजह से हो सकती है या फिर किसी कीड़े के काटने की वजह से हो सकती है या फिर ऐसे पॉलन ग्रेन्स की वजह से हो सकती है। इनके अंदर क्या होता है, सीवियर एलर्जी रिएक्शन में हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसकी जो मसल्स होती है उसमें स्पाज्म हो जाता है। इससे सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। साथ ही साथ में सांस लेने के साथ में जैसे बॉडी पर रेड रेड कलर के चकत्ते हो सकते हैं या फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है इरिटेशन होने के कारण, जिससे वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी और कोलैप्स होने के चांस भी होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या होता है, एड्रेनल इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। दूसरा है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट के अंदर भी क्या होता है कि जो एड्रेनलिन का जो इंजेक्शन होता है ये क्या करता है, वहाँ की जो मसल्स है उन मसल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। तीसरा है एनाफाइलेटिक शॉक या फिर ब्रोंकियोस्पाज्म। जैसे कि मैंने बता दिया ब्रोंकियोस्पाज्म के बारे में कि वहाँ पे हमारे ऐसे कुछ एलर्जी रिएक्शंस के कारण या कुछ इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि हमारे जो ब्रोंकियल्स हैं उसमें स्पाज्म हो सकता है, वहाँ की जो मसल्स हैं उसमें स्पाज्म हो जाता है। इससे क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ में क्या करता है कि ये क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि ब्रोंकियोस्पाज्म की कंडीशन में क्या करता है कि जो ब्रीथिंग होती है उसको इम्प्रूव करता है। तो क्या करता है, वहाँ की जो मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रखी हो सुपरफिशियली तो उसको रोकने के लिए भी हम एड्रेनलिन इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। साथ ही जैसे हमारे मुँह पर, लिप्स पे, गले के अंदर सूजन आ रखी हो तो उस सूजन को भी एड्रेनलिन कम करता है। अब इसकी डोजेस की बात करें तो जैसे रिसक्सेशन के टाइम पे हम कहते हैं 0.5 mg IV के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है और ये जो डोज होती है वो हमेशा डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेगा। बिना एडवाइस के आपको नहीं लगाना है या यूज में नहीं लेना है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इससे हल्का हल्का सर दर्द हो सकता है, पल्पिटेशन बढ़ सकती है क्योंकि ये हार्ट की जो मसल्स है उनको क्या करता है, स्टिमुलेट कर सकता है, तो हार्ट बीट बढ़ सकती है। साथ ही में कभी कभी अगर इसके बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाती है या अगर हम जैसे IV यूज लेते हैं और स्पीडली चढ़ा सकते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कंपन या सीजर्स आ सकते हैं। दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो हमारी बॉडी के अंदर लाइव ही नहीं है। तो जैसे कि ऑक्सीजन में ब्रेन डेथ है, वो अगर ऑक्सीजन हमारे जो हार्ट से जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ में टिश्यूज़ को जाती है तो ये क्या करती है, 5 से 6 मिनट अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है हमारी बॉडी को, टिश्यूज़ को, तो उसमें क्या होता है, ब्रेन डेथ हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आइडियल ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो हमारा 95 से 98% का माना जाता है। अगर हम इंडिकेशंस की बात करते हैं जैसे पेशेंट शॉक में चला गया हो या पेशेंट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया हो या फिर कार्डिक अरेस्ट हो गया हो या ब्रेन डैमेज हो गया हो, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, हमें O2 की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो हमारे क्या होता है, टिश्यूज़ को क्या होता है, वहाँ पे जो सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन वो नहीं हो पाती है और इससे क्या होता है, टिश्यूज़ की डेथ होने स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसमें कहते हैं तीसरा, जैसे सबसे पहले है डोब्यूटामाइन
कि डोब्यूटामाइन इंजेक्शन है वो क्या काम में आता है। तो जो डोब्यूटामाइन इंजेक्शन होता है, अगर इसमें ब्रांड नेम की बात करें तो इसके ब्रांड नेम से बहुत सारे नाम है अलग अलग। इसमें डोब्यूट्रैक्स के नाम से मिल सकता है। अगर इसमें केमिकल क्लासेस की बात करते हैं तो कैटेकोलामाइन के नाम से भी ये क्लासेस का होता है। और इसमें यूजेस की बात करते हैं तो डोब्यूटामाइन क्या होता है, एक इमरजेंसी ड्रग होती है और ये क्या होता है, वेजोप्रेशन का काम करती है। और इसमें क्या होता है, ये मेनली जो यूजेज में है तो जैसे कार्डिक शॉक हो गया हो, या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई हो, या बीपी फॉल हो गया हो, बहुत ज़्यादा बीपी डाउन चला जाता है, उसके अंदर भी हम क्या होता है डोब्यूटामाइन को काम में लेते हैं। साथ ही साथ में जैसे स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है कि जैसे पेशेंट की जैसे कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो अगर हमको उसके बारे में जानना है कि पेशेंट नॉर्मल है या वो स्ट्रेस ले रहा है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। उसमें डोब्यूटामाइन की ज़रूरत पड़ती है। इससे क्या होता है कि हार्ट की जो कंडीशन है वो पता चलती है हमें। साथ में जैसे इसको क्या करते हैं, जो डोब्यूटामाइन है हम उसको आईवी के थ्रू देते हैं, लेकिन उसको हम डाइल्यूट करके देते हैं पहले। तो डाइल्यूशन के अंदर हम इसको नॉर्मल सलाइन के साथ में कर सकते हैं, आरएल के साथ में कर सकते हैं, डेक्स्ट्रोल 5% या 10% के साथ में उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। ये क्या करता है कि जो डोब्यूटामाइन होता है हार्ट के जो बीटा रिसेप्टर्स होता है उनको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने से वहाँ की जो मसल्स होगी वो भी स्टिमुलेट होती है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट की बात करने से क्या होता है कि एक तो क्या था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया हो तो हम उसमें देते हैं, मतलब हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। तो अगर इसमें डोज ज़्यादा हो गई हो या कंटिन्यू हम लंबे समय तक यूज होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, चेस्ट पेन हो सकता है, और हार्ट बीट होती है कभी इरेगुलर रहती है, कभी स्लो रहेगी कभी फास्ट रहेगी। साथ ही साथ में जैसे ब्रीथिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्रीथ स्लो हो जाती है तो शॉर्टनेस आ जाती है, और साथ ही साथ में क्या होता है ट्रबलिंग ब्रीथ देखने को मिलेगी। मेनली क्या होता है कि जो डोब्यूटामाइन होता है ना वो क्या करता है, हमारे जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करता है। साथ ही साथ में क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स है उसको स्टिमुलेट करेगा। अब मसल्स स्टिमुलेट हो रही है मतलब मसल्स को प्रॉपर रूप से वर्क करवा रहा है, तो अपने आप ही ब्लड का जो फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या होता है कि डोजेस की बात करें तो डोजेस में हम 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। साथ ही साथ में अगर इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं तो जिनको लिवर डिजीज हो या फिर किडनी डिजीज है तो उसके अंदर हमें डोब्यूटामाइन को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट है लिग्नोकेन। अब लिग्नोकेन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि लिग्नोकेन है वो क्या होता है, नॉर्मल हम इसको बेहोश करने की दवा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि लिग्नोपेन जो 2% होती है इसको हम नॉर्मल लोकल एनेस्थीसिया के रूप में काम में लेते हैं। इसमें नहीं कोई मेजर सर्जरी के अंदर इसको काम में नहीं लेते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में जैसे कि माइनर सर्जरी में जैसे पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, फीसर हो गया, या कोई कोन हो गया, या कोई एप्सिस हो गया, या फिर कोई भी वुंड है डीप, या स्टिचिंग करनी है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो हम उस पर लोकल एनेस्थीसिया के रूप में हम लिग्नोकेन को कम ले सकते हैं। लिग्नोकेन जेली है, इसके मतलब जेली के रूप में भी आता है, ये स्प्रे के रूप में भी आता है और इंजेक्शन के रूप में भी अवेलेबल होता है। लिग्नोकेन 3 फॉर्म में आता है, 0.5% में 5 mg पर ml के रूप से, 1% के अंदर 10 mg पर ml के रूप में, और 2% के अंदर है 2 mg पर ml के रूप में आपको अवेलेबल होता है। अगर हम इसके रूट की बात करें तो जैसे हम इसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं तथा सबक्यूटनस भी दे सकते हैं, या फिर इंट्रावेनस के थ्रू भी हम इसको काम में ले सकते हैं। ये क्या होता है मेनली कि जैसे हमें कोई भी दांत है, दांत को निकालना है या आरसीटी करनी है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोकल इंजेक्शन के रूप में हम लिग्नोकेन को ही काम में लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको बिच्छू ने काटा हो उस बिच्छू के जहर से कम करने के लिए या उससे बचने के लिए हम लिग्नोकेन जेली को या तो हम जेली काम में लेते हैं या लिग्नोकेन इंजेक्शन को काम में लेते हैं। क्योंकि जहाँ बिच्छू काटता है, डंक मारता है, उस एरिया के अंदर क्या होता है, जलन होता है, दर्द होता है, और उसका जो पॉइजन होता है वो क्या होता है, सोडियम चैनल से क्या करता है,
उस सोडियम चैनल के साथ में कनेक्ट होगा तो ये क्या करता है कि जो लिग्नोकेन होता है सोडियम चैनल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ताकि उसका पॉइजन आगे ना जाए और उसको कम कर देता है धीरे धीरे। साथ ही साथ में जिसको हम जो लिग्नोकेन जेली है उसको हम अलग अलग रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे इन्फिल्ट्रेशन के रूप में कर सकते हैं, नर्व ब्लॉक के रूप में भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या करता है कि मेनली जो लिग्नोकेन जेली होती है या लिग्नोकेन इंजेक्शन होता है, ये क्या होता है कि जो लिग्नोकेन इंजेक्शन होता है ना, जो हार्ट के क्या करता है, जो हिजोपुरकेंजर का जो सिस्टम होता है उसके जो वेंट्रिकल्स है उनके स्टिमुलेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, एनेस्थेटिक हो जाता है। साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, तो लो ब्लड प्रेशर करेगा, स्वेलिंग हो सकती है उस जिस जगह पे हम उसको यूज लेते हैं, तो रेडनेस हो सकती है, या वहाँ की जो स्किन होती है वो रेड या पर्पल कलर की हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है, किडनी डिजीज़ में या लिवर डिजीज़ भी या हार्ट पे भी डिजीज़ में इसको इफ़ेक्ट आता है। पांचवा है सबसे इम्पोर्टेंट, हाइड्रोकोर्टिसोल इंजेक्शन। हाइड्रोकोर्टिसोल जो इंजेक्शन होता है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। ये मेनली क्या होता है, एक इमरजेंसी ड्रग के रूप में हम इसको यूज़ में लेते हैं। और हाइड्रोकोर्टिसोल क्या होता है, स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, और ये 100 mg में भी, 200 mg में भी और 400 mg में भी अवेलेबल होता है। मेनली जो हाइड्रोकोर्टिसोल इंजेक्शन होता है वो किसी भी प्रकार की, जैसे सीवियर एलर्जी होती है, हो सकता है खाने की वजह से या किसी इंसेक्ट की वजह से या कोई भी पॉलन ग्रेन की वजह से या किसी और की वजह से भी सीवियर एलर्जी हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, रेडनेस हो सकती है, रेड का चकत्ते बन सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, गले में सूजन आ सकती है, हेडेक हो सकता है, ये किसी केमिकल की वजह से भी हो सकता है। तो इन सब की वजह से वहाँ पे क्या होता है, ब्रोंकियोस्पाज्म की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो उनमें हम हाइड्रोकोर्टिसोल इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी करवाते हैं या रेडियोथेरेपी करवाते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी के अंदर, जैसे बर्न का या उसमें जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उस कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम हाइड्रोकोर्टिसोल इंजेक्शन को काम में लेते हैं। स्किन डिसऑर्डर के अंदर, जैसे कि स्किन में एलर्जी हो रखी हो या स्किन के कारण रेड रेड कलर के चकत्ते हो रखे हो, इरिटेशन हो रखी हो या स्किन में बर्निंग हो रखा हो, तो उसके अंदर हम हाइड्रोकोर्टिसोल इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। आई डिसऑर्डर के अंदर ले सकते हैं, जैसे आंखों में रेडनेस हो रखी हो, इन्फ्लामेशन हो रखी हो, आंखों से आंसू आ रखा हो, तो इन सब में हम हाइड्रोकोर्टिसोल इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, मेनली क्या करता है कि जो हाइड्रोकोर्टिसोल इंजेक्शन होता है, ये वहाँ के जो केमिकल मैसेंजर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उन सबको क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के कारण क्या होता है, उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो रेडनेस है, स्वेलिंग है, इरिटेशन हो रखी है, उस इन्फ्लामेशन की कंडीशन को सबसाइड कर देता है। अब हम हाइड्रोकोर्टिसोल के डोजेस की बात करते हैं, तो इसमें एक तो रूट की इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि पेशेंट की क्या कंडीशन है और उसमें हमें कितनी मात्रा में यूज लेना है। लेकिन जब भी हम इसका इंजेक्शन लगाते हैं तो हमें उसको स्लोली रूप में काम में लेना चाहिए। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो जिस साइड पे हम इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। साथ ही साथ में क्या होता है, इसकी अगर डोज ज़्यादा हो जाती है तो मूड चेंजेस हो जाते हैं। साथ में इन्फेक्शन, पर्टिकुलर उस साइड पे जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है उस जगह पे क्या होता है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टिश्यूज़ की डेथ होने से एब्सिस फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाती है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। छठा है ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट। ये जो ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट है उसको नाइट्रोग्लाइसरीन के नाम से भी जाना जाता है, और मेनली ये क्या होता है, हार्ट के लिए काम में लिया जाता है। इसको क्या होता है कि मेनली जैसे हार्ट फेलियर की कंडीशन हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो उसके अंदर, या फिर जैसे एनल फिशर है या पेनफुल पीरियड्स है या चेस्ट पेन के अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं। इसको मेनली क्या होता है कि एक वेजो डायलेटर के रूप में काम करता है, और इसको हम सब लिंगुअल रूट से देते हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो 1 से 2 मिनट में आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है, जिससे हार्ट के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, एक तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ में जैसे कि
चेस्ट पेन हो रखा है, या एंजाइना के कारण चेस्ट पेन हो रखा है, या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो रखा हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो, या हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है, तो उसके अंदर हम ग्लाइसिन ट्राइनाइट्रेट इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। ये क्या करता है मेनली, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेजोडायलेटर की तरह काम करता है, तो वेजोडायलेटर के कारण क्या करता है, वहाँ की जो वेसल्स है वो डायलेट होती है। उसके कारण क्या होता है कि अगर ये जो वहाँ हार्ट की जो स्मूथ मसल्स है उस पे क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने से वहाँ पे क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस है उसमें इसमें क्या करता है, एंजाइना पेक्टोरिस के जो चांस होते हैं रिस्क के, वो कम कर देता है। साथ में अगर इसमें साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसकी जो डोजेज होती है उससे क्या होता है, बाकी की जो भी मसल्स होती है, जैसे हार्ट के साथ साथ में जैसे हेड की है या बाकी जगह की जो भी ब्लड वेसल्स होती है, उस सप्लाई पे क्या होता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, सर में थ्रॉबिंग पेन होने लग जाता है, रुक रुक करके वीकनेस होने लग जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। डोजेस की बात करते हैं तो इसका 2.5 से लेकर के 6.5 mg हम इसे 6 से 8 आवर्स के लिए काम में ले सकते हैं। रीनल फेलियर की कंडीशन होगी तो उसमें हम 10 से 50 mg पर मिनट के हिसाब से 24 से 74 आवर्स के रूप में हम दे सकते हैं इंजेक्शन के रूप में। या फिर जैसे साइड इफ़ेक्ट मैंने बता दिया आपको, हेडेक हो सकता है, या फिर वैसे वीकनेस हो सकती है, टाइट बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा बहुत लंबे समय से बीमार है, या नोजिया जैसे जी घबरा रहा है वैसे आपको देखने को मिलेगा। डाइजेपाम इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो डाइजेपाम इंजेक्शन होता है वो मेनली क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो पेशेंट है जिसकी हमें कोई भी मेजर सर्जरी करनी है तो या पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ है तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, डाइजेपाम इंजेक्शन को काम में लेते हैं। क्योंकि ये क्या आता है, एक तो एंजाइटी है उसको कम करता है, साथ ही साथ में जिसने बहुत ज़्यादा लंबे समय से जो दारू ले रहा था या अल्कोहल ले रहा था उसको सडनली उसने छोड़ दिया है, उसके बाद में जो सिम्टम्स आते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको डाइजेपाम इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। या मसल्स में बहुत ज़्यादा स्पाज्म हो गया हो तो उसके अंदर, या जिनको एपिलेप्सी के अटैक आते हैं उन सब के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और एंजाइटी को दूर करता है, तो इसमें हम कहते हैं डाइजेपाम इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। इसकी मात्रा की या डोजेस की बात करें तो हम 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको काम में ले सकते हैं। एडल्ट में इसके 10 से 20 mg को काम में ले सकते हैं। 8वें नंबर पे है साल्ब्यूटामोल। अब साल्ब्यूटामोल इंजेक्शन है, मेनली क्या करता है, ये अस्थमा से रिलेटेड, जैसे कि किसी को सांस, जैसे अस्थमा में जैसे सांस लेने में दिक्कत आ रखी हो या फिर सांस फूलना हो, तो इसमें क्या होता है कि अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम करता है। साथ ही साथ में जो लंबे समय से जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, छींकें आ रखी हो और सांस लेने में दिक्कत आती है, तो इन सब के अंदर हम साल्ब्यूटामोल को काम में ले सकते हैं। 9वें नंबर पर है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है, ये मेनली क्या होता है कि बेलोडोना एल्कलॉइड का ग्रुप का ये या क्लासिका, इसका जो क्लास है केमिकल क्लासेज वो होता है बेलोडोना एल्कलॉइड। ये क्या करता है कि हमारी जो वेगस नर्व होती है उस वेगस नर्व का जो एक्शन होता है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है या इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, मेनली ये वेगस नर्व को से जो स्टिमुलेशन होने चाहिए थे वो सारे रुक जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, मेनली जैसे कि ये ब्रेडिकार्डिया के अंदर काम में आता है, या फिर जैसे कोई भी जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेरिक पॉइजन किसी ने खा लिया हो तो उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक लावाज करवाते हैं। गैस्ट्रिक लावाज करवाने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो मसल्स, हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें जो स्टिमुलेशन है उस स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है। साथ में क्या करता है कि जो एट्रोपिन इंजेक्शन है वो वर्क कैसे करता है, तो जो एट्रोपिन इंजेक्शन क्या होता है, एक नॉन सेलेक्टिव मस्केरिन एसिटोकोलिन एजेंट होता है, जो कि मेनली क्या होता है, एक इमरजेंसी ड्रग के रूप में भी इसको देखा जाता है। मेनली ये क्या करता है कि मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो खिंचाव हो रखा है, उनको क्या करता है, रिलैक्स करता है। साथ ही साथ में जो हमारे हार्ट के अंदर जो ऐसे नोड होता है, उस हार्ट की जो ऐसे नोड्स को क्या करता है, उस इम्पल्स को बढ़ा देता है या उसको मेंटेन करता है। इसके कारण जो कार्डिक अरेस्ट की जो कंडीशन है या ब्रेडिकार्डिया है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, या उसमें क्या होता है, मेनली ये काम करता है।
ये क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजनिंग किसी ने खा ली है तो उसके अंदर पॉइजन में क्या कर देता है, उस गैस्ट्रिक लावाज कराते हैं सबसे पहले। उसके बाद में हम एट्रोपिन इंजेक्शन देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो हार्ट रेट डाउन चली गई थी उस हार्ट रेट को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। अगर इसमें डोजेस की बात करते हो तो 1 ml कंटेंट के अंदर 0.6 mg इसमें क्या होता है, वेलिडोना एल्कलॉइड होता है। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, मुंह है उसमें ड्राइनेस को बढ़ाएगा, तथा इसमें क्या होता है, जो ब्लड विजन होगी, आंखें ड्राई हो जाएगी, तथा उसको क्या होता है, फोटोफोबिया होगा, उसको ऐसा लगेगा मेरे पास कोई और बैठा है, या फिर कन्फ्यूजन रहेगा, या सिर में भारीपन या हेडेक रहेगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू। साथ ही साथ में आपसे अगर कोई भी क्वेरी हो, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।